नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। बहुत दिन हो गया कोई नई वीडियो नहीं आई थी। एक्चुअली में मेरी लाइव क्लासेस चालू हो गई हैं, तो लाइव क्लास चालू होने के बाद से थोड़ा टाइम का एक डेफिशिएंसी आ गई और जिस वजह से हम लोग रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे थे। अब क्या है कि मैंने डिसाइड किया है कि संडे संडे रोज एक वीडियो जरूर आती रहेगी। ठीक है, इन केस अगर नहीं आती तो माफ कर देना गाइस। फिलहाल चैप्टर काफी सिलेबस हम लोग का छूट चुका है, तो जितना छूट चुका है कई लोग का मैसेज भी आया है इस चीज के लिए कि सर सिलेबस थोड़ा सा ना अपडेट नहीं हो पा रहा है, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट वॉट एवर आई कैन। तो हम लोग ने सॉल्यूशन चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो कर लिया था। फिजिक्स भी हम लोग का चल रहा है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी क्या हुआ है रिसेंटली सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, तो वीडियो बनाने वाले हैं और जिसपे हम लोग बेसिकली, क्योंकि अब पेपर भी सामने आ रहे हैं उन लोगों का जिनका सीबीएसई का 12th का पेपर छूटा हुआ था और नीट वालों के लिए, जेईई मेंस के लिए एक पैटर्न के हिसाब से उनके बारे में कुछ थोड़ा सा काउंसलिंग चीजें आप समझ सकते हो ना, वो चीज लेके आ रहे हैं। तो वो जब तक आएगी तब की तब देखेंगे, बट फिलहाल अभी हम लोग का चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट चालू करते हैं अभी की अभी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट पे अगर आ ही गए हैं तो सॉलिड स्टेट का टॉपिक जो कि एक बेस्ट टॉपिक हम बोल सकते थे, एक्चुअली मैंने मिस किया। 2 साल तक ये टॉपिक जो था वो 10+2 में नहीं था। तो आई एम श्योर यू गाइज आर वंडरिंग कि यार ये अब क्यों आ गया, जब कोविड-19 पैंडेमिक वायरस आ गया उसके बाद अब का इसमें एक नया एक चैप्टर ऐसा आ गया जो कि पूरा 3D एक विजुअलाइजेशन पे डिपेंडेंसी है। यू कैन से दैट इट इज समथिंग टिपिकल, बट अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो आपको सबसे इजी लगेगा ये। ठीक है, तो इट विल द फर्स्ट स्टेप टू लर्न समथिंग न्यू। सो फिलहाल सॉलिड स्टेट हम लोग को पता है कि मैटर जो होते थे वो 5 टाइप के होते थे, लेकिन 3 को मेनली पढ़ा था और मैटर को 3 बार में क्लासिफाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास 2 और थे, वो थे कौन सा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 4-5 प्रकार के थे हमारे पास, बट मेनली जो थे वो हम लोगों ने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें जो पढ़ना है वो आज ये पढ़ना है, आखिर इसमें ऐसा क्या होता है, इसकी सारी मैकेनिज्म, इसके अंदर सारी चीजें पढ़ना। सॉलिड मतलब जो आपके सामने हर एक चीज, यानी कि मैं जो खड़ा हूँ, ये क्लॉथ, ये हैंड साइड फ्लूइड होता है, ये मार्कर, हर एक सॉलिड चीज के बारे में क्या डायनामिक्स है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका अरेंजमेंट है, इन सब चीजों को पढ़ना है हमको। ठीक है, कि होता क्या है। तो बहुत सारा सिलेबस नहीं है, बस हमारा सिलेबस फिक्स है, बट जो भी है वो आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देर न करते हुए सॉलिड के बारे में अगर हम बताएं, सॉलिड क्या होता है। हर एक, सपोज करिए एक ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, आधे सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उसका अभी डिफाइन नहीं किया हमने। अब इसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि एटम्स। तो वो एटम्स के बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं लिख दे रहा हूँ, शायद राइटिंग ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, दोस्त मत देना, मेरा बहुत खराब राइटिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, और फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर ऑफ स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, कहीं दूर नहीं आ रहा है, सब कुछ ऐसे ही आ गया कि यहाँ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात एक ही है। तो फिलहाल अगर हम इसके बेस पे इन तीनों को डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या होगा कि गैसेस में बहुत दूर मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत दूर होते हैं, लिक्विड में लगभग पास होते हैं और सॉलिड में बहुत पास आते हैं कि मूव भी नहीं कर पाता है उसका एक एटम, यानी कि ये इतना दूर है
और लिक्विड में क्या होगा, चलो भाई थोड़ा सा दूर हो गया, यानी कि मूव कर पा रहा है, इसलिए लिक्विड फ्लूइड की तरह आराम से फ्लो कर सकता है, राइट। बट सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में बिल्कुल पास होंगे, तो ये अपनी जगह ही ऑसिलेट कर सकते हैं। ये पार्टिकल एक दूर जगह, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, एक एटम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, एंड हेंस इट रजेस द शेप, द चेंज ऑफ शेप, चेंज इन साइज, एंड हेंस इट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये बात समझ में आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। और अगर नहीं आई हुई है, नहीं आई हो तो क्या कर सकते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना, पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे तो आपका जवाब दे देंगे, है ना। तो ये चीज हमें पता चल गई कि सॉलिड स्टेट को क्या बोलते हैं। अब सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन, और दूसरा होता है अमोर्फस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, हमारे पास दो तरह के सॉलिड मिलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ये, अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल ग्लास। मैं लिख देता हूं मार्कर, ठीक है, और ये ग्लास। अब बेसिकली होता क्या, दोनों में अंतर क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि वो आप जहां जाओगे उनका अरेंजमेंट सेम मिलता जाएगा, ठीक है। वाइल यहां की बात करें तो ये इनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। सो हेंस दिस वन इज नॉन अरेंज एंड हेंस दीज आर कैरेक्टराइज्ड एज अमोर्फस सॉलिड। अब ग्लास में यही होता है, आपने कभी नोटिस किया ग्लास क्या होता है। ग्लास अगर आप पुराने घर में अपने गांव में या ऐसी जगह जहां पर बहुत पुराना शीशा रखा हो तो आप देखोगे कि उसकी थिकनेस जो है वो ऊपर जो है बहुत कम होकर नीचे बढ़ गई है। तो कह सकते हो आपके ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे फ्लो करके नीचे आने लगे, लेकिन बहुत धीमी स्पीड से हो रहे हैं। मतलब लगभग 3 साल में केवल उनको 1 मीटर क्या 1 फीट की डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही। तो हम बोलते हैं बहुत, यानी कि वो क्या है, इनको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। ये वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको पार्ट वाइज पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले अभी देखते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं सूडो लिक्विड, सूडो सॉलिड बोलेंगे, सॉरी। सूडो का मतलब एक्चुअली समझ जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे मैंने क्यों सॉलिड बोला। सूडो मतलब कि झूठा, और ये झूठा सॉलिड है। कहने को तो सॉलिड है लेकिन ये सॉलिड नाम की क्या है, एक लिक्विड है, राइट। यानी कि ये सॉलिड के नाम पे हम लोग को उल्लू बना रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके बेस पे जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, हाँ दे देता हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक पूरी वो मिलेगी आपको, क्या बोलता हूँ मैं, क्या 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 इसके नोट्स, ठीक है। वो नोट्स आप देख लेना। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि ऊपर आई बटन पे एक चीज मिल रही होगी, क्या मिल रही होगी आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा। तो आई एम श्योर कि उसको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना कि वो क्या था, ठीक है। ध्यान से उसको जरूर देखना, और अपने जितने दोस्तों को है प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, लोग आप कमेंट करोगे, मेरा मन और बनेगा और मैं अच्छी से अच्छी चीजें कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज इतनी हेल्प तो आप लोग को बनती है। फिलहाल हमारे पास दो चीज सॉलिड स्टेट, क्या सॉलिड में दो चीज हो गई, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिस्टिंग्विश एग्जांपल हैं कई सारे, जैसा कि पहला एग्जांपल हमने मार्कर जो हमारे पास सामने कंटिन्यूसली मिला उसको दे दिया। अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल वो भी हमने दे दिया। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है उसकी एक फिक्स्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है, शार्प होता है। यानी कि अगर एक आयरन का अगर मेल्टिंग पॉइंट लगभग 6500 केल्विन 6500 केल्विन के आसपास होता है, बट ग्लास का एक रेंज होता है कि भाई ये 80 से 200 के बीच में कभी भी ये पिघल सकता है, कभी भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी एक रेंज होती है, ठीक है।
दूसरी सबसे मेन चीज क्या है, दीज आर एनिसोट्रॉपी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कोई पेपर में, और ये आइसोट्रॉपी रिसेंटली नहीं आ पाया 2 साल में, बट इससे पहले ये आता रहता है आइसोट्रॉपी। तो एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होता है, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपी मतलब उसकी क्वांटिटी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर ये चीज सेम मिल रही होती है आप, क्योंकि ये क्या है, मर्ज हो रहे हैं। अब अगर ये मर्ज हो रहे हैं तो ये क्या है, ये टाइटली क्लोज फाइब्रोस्फीयर है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज हुए ना। ये जो है ये क्रिस्टलाइन की अपेक्षा ग्लास वाले ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। अच्छा, क्लोजली पैक्ड है तो क्या हुआ कि हमको वेरिएशन कहीं मिलेगा, वॉइस बहुत कम से कम मिलेंगे, और सब एक दूसरे के सारे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऊपर एक एटम मर्ज करने की कोशिश करेगा, तो हमको एक यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म मिलने के नाते क्या होगा कि हमको प्रॉपर्टी हर जगह सेम मिल रही, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होता तो ये स्फेरिकल बॉल्स होते हैं, स्फेरिकल बॉल्स इस तरह के होते हैं और उनको एक वेरिएशन जरूर मिलता है, बट यहाँ वेरिएशन नहीं मिल रहा, बट यहाँ वेरिएशन मिलेगा, वेरिएशन इन प्रॉपर्टी। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है कि कहने का मतलब क्या हो गया। तो इस तरह से ये आइसोट्रॉपी हो गया और वो क्या हो गया, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होंगे। ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज पे चलते हैं और ये ज्यादा रेंज के नहीं होते हैं। अच्छा, इनको काटोगे आप तो इनका सिंपल सी बात है, ग्लास को आप देखो, ग्लास को जब कटिंग करते हैं तो ग्लास को कटिंग करने के लिए इंपोरियम यानी ग्लास कटर वाले क्या करते हैं, पेंसिल लेके आते हैं, उनके पेंसिल के ऊपर एक डायमंड लगा होता है, तो डायमंड से वो केवल मार्क करते हैं और मार्क करने वाले एक छोटे से हैमर से हल्के से फोर्स से पूरा ब्रेक करते हैं। अदरवाइज अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो कटेगा ऐसे नहीं, वो गर्म चीज से कटेगा, लेकिन वो कटेगा कुछ यूं 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 ऐसे कटेगा, क्योंकि इसको काटोगे तो सेम एकदम बिल्कुल प्लेन साइड में कट जाएगा। तो ये एक और चीज तरीका है पहचानने का कि ये एमॉर्फस हो गया और ये क्रिस्टलाइन हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो गई, बोलो भाई, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 चीज क्लियर हो गए, स्यूडो सॉलिड्स, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, और एक और चीज एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं सॉलिड का, कर रहे थे ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम अगर करेंगे, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें पढ़ना है, मेनली किसको पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो एक चार्ट सामने बना रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ चार्ट बनाने की, आपको उससे सारा क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं बहुत ही, क्योंकि यहाँ समझाना है मुझे, लिखवाना ज्यादा नहीं है, तो आई एम श्योर कि अगर आप समझ रहे हो तो वीडियो में रुके रहोगे, अदरवाइज मुझे पता है आप लोग रुकोगे नहीं, है ना। आपको कोई ना कोई दूसरी चीज अट्रैक्ट कर ही लेती है यूट्यूब पे अगर हो तो खैर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने बात किया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे 4 तरीके के सामने हुए, और कौन कौन सा हुआ। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सॉलिड। दूसरा हो गया मेटेलिक सॉलिड, तीसरा आयनिक सॉलिड, और चौथा कोवलेंट सॉलिड। आपको कुछ लग रहा है कि भाई ये तो पूरे बॉन्ड होते हैं, हाँ ये बॉन्ड के बेस पे ही है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, सॉलिड स्टेट के टाइप्स। अब बेसिकली हमें इन सबको पढ़ना है, इन सारे को पढ़ना है। तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात करी, अब मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हम आपको दे दे। तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल जैसे कि बात करते हैं तो O2 को तो नहीं ले सकते, H2 को आइस फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये जो सॉलिड बनेगा ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, क्यों, क्योंकि इनके जो एटम्स नहीं होंगे, इनके जो सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो एक मॉलिक्यूल होगा। तो जब इसका माइन्यूट पार्टिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, तो अगर हमें ये पता लगा कि एक सॉलिड जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये तो इजी हो गया। अब
जैसे HCl सॉलिड HCl, ठीक है, CO2 ड्राई CO2 जो होता है इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड CO2 को। तो ये भी हो गया। अब हमारे पास जो केस बचता है वो ये है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 तरह के पार्ट मिले। वो कौन कौन से मिले? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो पोलर कोवेलेंट सॉलिड, पोलर कोवेलेंट बोल रहा हूँ, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हो जाएंगे? वो सॉलिड्स जिनके अंदर पोलैरिटी हो। पोलैरिटी क्या होती है? चार्ज। पोलैरिटी यानी कि उसके अंदर चार्ज आ गया हो। नॉन पोलर जिसके अंदर चार्ज नहीं आया हो। अब बात एक चीज और आई कि मॉलिक्यूल चार्ज कैसे होता है। मैंने नहीं बोला कि मॉलिक्यूल चार्ज हो, मैं ये बोला मॉलिक्यूल के अंदर एक पोलैरिटी आ गई हो, यानी चार्ज आ गया हो। और ये कब आता है? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट एक साथ कंबाइन करके रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर नहीं था तो एक दूसरे की वजह से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ HCl का। तो HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हालांकि बॉन्ड है, बॉन्ड फिजन नहीं हो रहा, बट क्योंकि Cl के पास एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आ रही होगी, जिसको नहीं आ रही है उसके लिए द शेयरिंग सॉरी क्या बोलते हैं, electronegativity is the term in which we can say that the tendency to accept the shared pair of electron, यानी कि जब क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचती है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन दो शेयर है उन दोनों को अपनी तरफ खींचना, ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा तब होगी इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। तो क्लोरीन की यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। नहीं पता है तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 11 पढ़ लेना, ठीक है। खैर, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है इसलिए इसके पास एक पार्शियल से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास पार्शियल नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पोलैरिटी आ गई ना, और अगर ये पोलैरिटी आ गई तो ये क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नाम इजी हो गया, ठीक है। इसी तरह नॉन पोलर की बात करते हैं तो नॉन पोलर एक ऐसे सॉलिड जो कि नॉन पोलर हो। अब हम बोलेंगे ये क्या होते हैं, तो भाई साहब आयोडीन I2 ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। तो बोलो इन दोनों में क्या है? I और I के बीच में दोनों का सेम क्या है? होमोलिटिक फिजन होगा, हेटेरोलिटिक? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक मतलब जहां सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट एक साथ बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर कोई चार्ज गेन नहीं होगा, कोई पोलैरिटी नहीं होगी, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इजी, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अच्छा, आप लोगों में कई लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं समझ पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड को आप कुछ ये समझ लीजिए कि होता कुछ नहीं है बट होता बहुत कुछ है। मतलब कि जैसे कि H2, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं ये। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पोलैरिटी थी वैसे यहाँ पर पोलैरिटी हो गई, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, उसके पार्शियल पॉजिटिव, उसके पार्शियल नेगेटिव, है ना? इसको हम भूल जाते हैं। किसको? इसको हम भूल जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो हमारे पास क्या मिलता है कि अब यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम अपोजिट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये भी मैंने क्लास 11 में पढ़ाया हुआ था, मेरे स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता है तो क्लास 11 में जब भी कोई इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो मैं वहां बता रहा हूँ। फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हालांकि हाइड्रोजन में आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरह के आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है? ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो एक बोल सकते हैं अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेसिकली हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मेटल, ठीक है, मेटल बोल दिया, एलिमेंट। तो और क्योंकि वो अकेला अगर हाइड्रोजन है तो वो एक तरह से प्रोटॉन की तरह काम करता है, तो वो क्या करेगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी से भी अट्रैक्ट हो सकता है, बट मोस्टली किससे होगा? ये जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इन सबसे ये करता है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ करेगा आपका? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ। बेसिकली यहाँ पर ही फर्क पड़ता है।
ठीक है। और जैसे जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी हाई होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि तोड़ने में फोर्स, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है, ये भी एक काम करेगा फोर्स। तो ये एक चीज था, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो आपको पता होना चाहिए था। जिसको पता है कोई बात नहीं, मैं पका नहीं रहा हूं, ठीक। फिलहाल तो ये चीज मैं बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर के तीनों टाइप, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसी तरह मेटेलिक सॉलिड, इसी तरह आयनिक और कोवेलेंट। तो मेटेलिक क्या हो जाएगा, जो भाई मेटल स्टेट में हो, लाइक आयरन, ये एक सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो ये क्या हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, प्री डिफाइंड हो, कोई मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ना हो कि क्या हो, एटम होते, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिसके एटम होंगे वो मेटेलिक सॉलिड, जिसके मॉलिक्यूल होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके आयन्स होंगे उसके आयनिक सॉलिड। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये अच्छा खासा फोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ये। और इसमें कौन सा होगा, वॉन डर वाल फोर्स, ठीक है। वही फोर्स इसमें भी होगा, क्योंकि कोवेलेंट फोर्स ही है। और यहाँ पर भी हम देख रहे थे HCl I2, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ही था, तो कोवेलेंट रेडियस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं भाई कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोवेलेंट जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल हो, जैसे कि SiO2, ये एक मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, ये कंपाउंड है ना। तो ऐसे कंपाउंड यानी कोवेलेंट की बात कर रहे होंगे तो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंपाउंड हो। अब कुछ तो अंतर मिला आपको कंपाउंड में और मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं छोटे फॉर्म I2Cl2, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, HCl छोटे जो होंगे। कंपाउंड्स को आप ये बोल सकते हो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग मिला के एक लार्ज अमाउंट में एक सोल्यूशन जो बनाते हैं, जो फिक्स होता है, उसको हम कंपाउंड की तरफ बोल रहे होते हैं, ठीक है। जनरली ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, ये भी सॉफ्ट होंगे, ये भी सॉफ्ट होंगे। ये सॉफ्ट नहीं हो सकते, ये दोनों तो हार्ड होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब कि आयनिक सॉलिड क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारे ऑब्वियसली बात है कि ये हार्ड होने बनते हैं। मेटेलिक हार्ड होते ही होते जाना ही जाता है, ठीक है, बट कैन बी डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं कैन डक्टाइल, यानी कि उनको वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, हैमर से पीटने के बाद उनको मैलिएबल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मेटल के लिए। तो इतना हमारा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में हमने आपको डिफाइन करने की कोशिश भर करी है, ठीक। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गई है तो अब जो बात करने जा रहा हूं मैं बहुत पते की, वो आपको मिलेगी आई बटन जो मैंने बताया था उस पे वीडियो मिलेगी, किसकी, वॉइड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बताने की कोशिश करी है। जाओ फटाफट देख के, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 जब मिलेगा तब इसमें आना, ठीक है। तो हम वापस इसके बारे में बात करेंगे। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, अपने अपना ख्याल रखो। और हाँ, लॉकडाउन 5.0 आ गया है, यानी कि सब धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी चीजें ओपन हो जाएंगी। बट हाँ, वीडियोस मेरी कंटिन्यूसली आती रहेंगी, डोंट फॉरगेट, मतलब मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपने का ख्याल रखिए, धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker